स्क्रीन विजिबल है सभी को? कोई भी अनम्यूट करके बता दे। यस मैम। ओके, चलिए। तो हमने लास्ट में जो पढ़ा था वो पूरी जो योग के हिसाब से एनाटॉमी है ह्यूमन बॉडी की, वो हमने स्टडी की थी और इन शॉर्ट हमने सभी को देखा था। ठीक है, अब हम इन सारी चीजों को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे। तो डिटेल में देखने के लिए हम सबसे पहले जो शुरू कर रहे हैं वो त्रिशरीर होते हैं जो ह्यूमन एनाटॉमी में, उससे हम शुरू कर रहे हैं। तो ये त्रिशरीर कौन कौन से होते हैं? स्थूल शरीर, जिसको ग्रॉस बॉडी भी कहते हैं, सूक्ष्म शरीर, सबटल बॉडी, और कारण शरीर। यहाँ पर करण गलत लिखा है, वो कारण है। ठीक है, कारण शरीर, कॉजल बॉडी। तो ये 3 तरह के शरीर होते हैं जो ह्यूमन बॉडी के अंदर पाए जाते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा सा हम और डिटेल देखेंगे। अब ये जो पूरी ह्यूमन एनाटॉमी होती है वो कैसे बनती है और ये त्रिशरीर का उसमें क्या रोल होता है, ये हम देखते हैं। तो ये जो 3 शरीर हैं, इन तीनों को जब मिलाते हैं तो एक ह्यूमन बॉडी बनती है, और ये तीनों को मिला के एक जीव या एक ह्यूमन बॉडी हम कह सकते हैं कि जो बनती है। अब स्थूल शरीर यदि हम लेते हैं तो स्थूल शरीर बनता है सप्त धातु से, कहीं कहीं इसे अष्ट धातु भी लिया रहता है। आयुर्वेद में अक्सर इसका जिक्र निकलता है, इसे हम जब ये आगे पढ़ेंगे तो पढ़ेंगे। और पंच महाभूत, मतलब जो पंच तत्व होते हैं उनसे स्थूल शरीर बनता है। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या शामिल होता है? 5 ज्ञानेंद्रिय, 5 कर्मेंद्रिय, 5 प्राण, ये कितने हो गए? 15, और मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार। तो इस तरह से ये 19 तत्वों से मिलके बनता है। लेकिन किसी किसी ग्रंथों में इनमें से 17 तत्वों को भी लिया जाता है 19 की जगह। और जो कारण शरीर होता है, कारण शरीर टोटल हमारा कॉन्शियसनेस बॉडी होती है जिसमें संस्कार होते हैं, और जो हमारे पूर्व भव और भविष्य के जो भव होने हैं, मतलब पास्ट और फ्यूचर का पूरा रिकॉर्ड जो है ये इसी कारण शरीर में रहता है। जितने भी हमारे पुराने जन्म हैं, या जो आने वाले जन्म हैं, या जो हमारे संस्कार हैं, ये सारी चीजें मिलकर कारण शरीर को बनाती हैं। तो कारण शरीर टोटली एब्स्ट्रैक्ट है, और ये जो कारण शरीर है ये चेतना से बनता है या कॉन्शियसनेस से बनता है। और ये जिस कॉन्शियसनेस से बनता है उसको व्यक्ति चेतना कहते हैं, या इंडिविजुअल कॉन्शियसनेस, और इससे कारण शरीर का निर्माण होता है। अब जब हम इन शरीरों को समझने की कोशिश करते हैं तो ये जैसे स्केल होता है कॉन्शियसनेस का स्केल, तो उसकी 4 अवस्थाएं योग में बताई हैं। एक तो जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, तुर्या। तो इन 4 अवस्थाओं को उपनिषद में समझाया गया है चेतना के क्रमिक विकास के रूप में, और उसके साथ ही 3 शरीरों का भी आधार लिया गया है। तो यदि ये 3 शरीर का आधार हम देखें तो हमारे शरीर में जितनी भी फिजियोलॉजी है, क्रियात्मक जितने भी पार्ट हैं, और जितने भी ऐसे पार्ट हैं जिनको हम छू सकते हैं, देख सकते हैं, सेंस ऑर्गन से फील कर सकते हैं। तो इन शॉर्ट कि शरीर में का जो क्रियात्मक तंत्र है वो होता है स्थूल शरीर। और जितना भी विचार तंत्र है, और विचार तंत्र के अंतर्गत माइंड आएगा, मन और उसका पूरा क्षेत्र, वो होता है सूक्ष्म शरीर। और भाव तंत्र, उसमें अंतःकरण आता है, ये होता है कारण शरीर। तो इस तरह से उपनिषदों में 3 शरीरों की व्याख्या की गई है, और इन तीनों को भी चेतना के स्तर पर भी समझाया गया है। अब यदि हम कोश के हिसाब से देखते हैं तो जो अन्नमय कोश है वो किस में आता है? स्थूल शरीर में। वहीं पर
जो सूक्ष्म शरीर है उसमें 3 कोश आते हैं, प्राणमय, मनोमय और विज्ञानमय। और जो कारण शरीर है उसमें आखिरी जो हमारा कोश होता है, आनंदमय कोश, वो आता है। तो इस तरह से हमने इनको तत्वों और कोशों के आधार पर 3 शरीरों को देखा कि ये किस तरह से डिवाइड होते हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे स्थूल शरीर। तो स्थूल शरीर का निर्माण जो एक फिजिकल प्रोडक्शन होता है और ये प्रोड्यूस होता है स्पर्म और ओवम से। तो जब स्पर्म और ओवम में फर्टिलाइजेशन होता है, उससे कुछ एक सेल क्रिएट होती है और वो सेल मल्टीपल डिवीजन करके एक शरीर का निर्माण करती है। फिर इस शरीर का निर्माण जब होता है तो उसकी वृद्धि, उसकी ग्रोथ, उसका पोषण, ये सब अनाज से होता है। इसीलिए इसको अन्नमय कोश कहा जाता है। और ये स्थूल शरीर में कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय सब कुछ रहती हैं। लेकिन ये जो कर्मेंद्रियों का सूक्ष्म तत्व होता है, वो सूक्ष्म शरीर में आएगा। और इसका जो स्थूल तत्व है, जैसे कान है, कान से जब हम बाहरी आवाजें सुनते हैं, जो सामान्यतः हमारी लिमिट में होती हैं, तो ये स्थूल शरीर में आएगा। लेकिन जब हम अपनी कर्ण शक्ति को इतना बढ़ा लेते हैं, अंदर की तरह कन्वर्ट कर लेते हैं और इतना इसको बढ़ा लेते हैं कि जो बहुत दूर की सूक्ष्म आवाजें हैं वो भी हम सुन पाते हैं, तो वो सूक्ष्म शरीर में आ जाएगी। तो इसी तरह ये जो कर्म इंद्रिय, ज्ञान इंद्रिय हैं, इनके भी 2 स्वरूप होते हैं, एक तो स्थूल स्वरूप और दूसरा सूक्ष्म शरीर। इसके अलावा जो ह्यूमन स्किन है, मसल्स हैं, ब्लड कैपिलरीज हैं, नर्व कैपिलरीज हैं, सॉरी नर्व फाइबर्स हैं। तो ये जितनी भी ये चीजें हैं जो कि हम अपने सेंस ऑर्गन से टच कर सकते हैं, देख सकते हैं, ये सारी स्थूल शरीर के अंतर्गत आती हैं। मतलब जो शरीर हम देखते हैं, जो कि खाता है, चलता है, फिरता है, ये पूरा क्या किसके अंतर्गत आता है? स्थूल शरीर। इसके अलावा इसमें जो धातुओं का वर्णन हुआ था वो कौन-कौन सी हैं? मज्जा, अस्थि, मेद, रक्त, शुक्र और त्वचा। ये सप्त धातुएँ होती हैं। जब हमने शुरू में पढ़ा था तो पढ़ा था कि ये सप्त धातु और पंच महाभूत से बनता है। तो पंच महाभूत या पंच तत्व तो आपको मालूम है। जल, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी। और सप्त धातु कौन-कौन सी हैं? मज्जा, अस्थि, मेद, रक्त, शुक्र और त्वचा। तो ये इन 7 धातु और पंच महाभूत, इन सारी चीजों से मिलकर ये शरीर बनता है। और इस शरीर की जो रचना होती है उसकी शुरुआत कहाँ से होती है? आकाश तत्व से। सबसे पहले जो बनता है वो आकाश तत्व बनता है या आकाश महाभूत बनता है पंच महाभूतों में से। आकाश तत्व का जो आधा भाग होता है, आकाश तत्व 2 भागों में बँटता है। आधा भाग तो वो जैसा है वैसे ही स्वरूप में रहता है। बाकी आधे भाग को वो वायु तत्व में मिला देता है। अब फिर ये जो वायु तत्व मिला आधा भाग है, ये 2 भागों में बँटेगा। आधा भाग वायु तत्व ही रहेगा। बचा हुआ आधे भाग में अग्नि तत्व मिलके तेज या हमारे अंदर जो एनर्जी है या प्राण है उसको बनाते हैं। अब फिर इसके 2 भाग होंगे। आधा भाग अग्नि तत्व ही रहेगा। बचे हुए आधे भाग में जल मिलेगा और जितने भी शरीर के तरल अवयव हैं जैसे ब्लड, लिम्फ, इन सारी चीजों का निर्माण होगा। और जो जल वाला भाग है वो फिर 2 भागों में डिवाइड होगा और आधा भाग जल ही रहेगा और बचे हुए आधे भाग से पृथ्वी तत्व का निर्माण होगा। मतलब हमारी बोन, मसल्स, स्किन, जो भी पूरा स्थूल शरीर है, उन सब का निर्माण होगा। तो इस तरह से ये स्थूल शरीर का निर्माण होता है। ये अभी जो हमने पढ़ा कि मज्जा, अस्थि, मेद, रक्त, शुक्र और त्वचा, ये 7 धातु से इनका निर्माण होता है। और किस-किस चीज़ का निर्माण होता है? पैर, थाइज़, चेस्ट, आर्म, बैक, ब्रेन और
जितने भी बॉडी में ऑर्गन पाए जाते हैं, वो सब इसी चीज़ से मिलके बनते हैं और ये तत्व कैसे बँट के बनता है, ये भी अभी आपको हमने बता दिया है। अब वेदों में कहा है कि जो कुछ भी इस भूमि पर है या अंतरिक्ष में है, वो सारा इसी शरीर में है। तो एक मानव शरीर को एक लघु ब्रह्मांड के रूप में भी माना गया है। जैसे पृथ्वी पर लगभग 70% पानी है ऐसा कहा जाता है, तो हमारे बॉडी में भी लगभग 70% पानी है। सूर्य, चंद्र ग्रह हैं, हमारे बॉडी में भी सूर्य, चंद्र माने जाते हैं। तो इस तरह से यदि देखें तो ऐसा बोला गया है कि एक छोटा ब्रह्मांड जो है, वो हमारे शरीर में बसता है। सामवेद में स्थूल शरीर के लिए पुरम शब्द का यूज़ किया है। स्थूल शरीर को पुरम नाम से जाना है और वहाँ ये बताया गया है कि ये जो पुराम होता है, ये जन्म भी लेता है मतलब इसकी उत्पत्ति भी होती है और ये नष्ट भी होता है यानी विनाश भी होता है। वहीं अथर्ववेद में बोला है, इसे अयोध्यापुरी माना है देवताओं की। ये जो पूरा शरीर है, ये देवताओं की अयोध्यापुरी है। इसमें 8 चक्र हैं, 9 द्वार हैं और हृदय को इन्होंने कमल स्वर्ण कमल के रूप में माना है और इसके अंतिम कोश आनंदमय कोश में आत्मा को विराजित माना है। तो इस तरह से अथर्ववेद में भी ये स्थूल शरीर का वर्णन आता है। अब स्थूल शरीर, कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर को हम कैसे समझ सकते हैं? एक कपड़े का एग्जाम्पल लेके समझ सकते हैं कि यदि हम एक कपड़े को लेते हैं तो उस कपड़े का बना धागा जो है, कपड़ा जो है वो स्थूल शरीर है। उस कपड़े का धागा सूक्ष्म शरीर है और उस धागे को बनाने के लिए जो रुई यूज हुई है, जिस रुई को काट कर वो धागा बना है, वो रुई कारण है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि स्थूल, सूक्ष्म और कारण ये तीनों शरीर अलग होते हुए भी एक साथ मिलकर ही जीव का निर्माण कर पाते हैं और इसके अलावा इसमें क्या पंच तत्व जिन्हें हम पंच महाभूत भी कहते हैं, वो भी स्थूल शरीर के निर्माण में एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इनकी तन्मात्राएं, पंच महाभूत की हमने पंच तन्मात्राएं पढ़ी हुई थी। तो ये जो पंच तन्मात्राएं हैं, ये भी इनमें शामिल होती हैं और तत्व के बारे में कई भ्रांतियां हैं। कई ग्रंथों में 17 लिए हैं, कई में 18 लिए हैं और कई में 19 लिए हैं। ठीक है? तो यहाँ जैसे 18 लिए हैं, तो यहाँ पर पंचेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय, पंच तन्मात्राएं, मन, अहंकार, बुद्धि, यहाँ पर चित्त को छोड़ दिया गया है। तो कई जगह ऐसा माना गया है कि मन, अहंकार और बुद्धि को मिलाकर ही चित्त बनता है। तो जिस ग्रंथ में ऐसा माना गया है, उस ग्रंथ में 18 तत्वों को ही लिया गया है। तो ज्यादातर 18, 17 और 19 ऐसा माना जाता है। जिनमें 17 माना जाता है, उसमें अहंकार को भी छोड़ दिया जाता है, सिर्फ मन और बुद्धि को ही लिया जाता है। क्योंकि वहां ऐसा माना जाता है कि मन बुद्धि से ही अहंकार का जन्म होता है और ये तीनों मिलके चित्त बनाते हैं। तो इसमें कंफ्यूज आप लोग मत होइएगा, ये अलग-अलग बुक्स में अलग-अलग ढंग से लिया गया है। अब जो न्यूक्लियर प्रोटीन होते हैं, ये ऐसे छोटे पार्टिकल होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जो दिखाई नहीं देते, मतलब जिनको हम इलेक्ट्रो माइक्रोस्कोप की हेल्प से ही देख सकते हैं और फिर ये और भी छोटे एलिमेंट्स में टूटते हैं, जैसे कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। ये तत्व आपस में जब मिलते हैं तो कुछ यौगिक आपस में मिलके कुछ तत्वों को बनाते हैं, जैसे अमोनिया, शर्करा मतलब शुगर और एसिड आदि, बेस, एसिड आदि। तो ये जो जटिल कंपाउंड न्यूक्लिक एसिड और प्रोटीन्स बनते हैं, तो इनको हम सूक्ष्म और कारण शरीर कह सकते हैं कि मतलब जो एक न्यूक्लियर प्रोटीन है, जीवित अणु है, वो सूक्ष्म शरीर हो गए और वो जिनसे बनते हैं यानी कार्बन डाइऑक्साइड,
सॉरी, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, वो कारण शरीर हो गया। और ये जो न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये डीएनए पे पाए जाते हैं और इनका अस्तित्व ऐसा माना जाता है कि मृत्यु के बाद भी ये रहते हैं। और जैसे ही किसी मानव की मृत्यु होती है तो उसका स्थूल शरीर तो नष्ट हो जाता है, लेकिन सूक्ष्म और कारण शरीर नष्ट नहीं होता है। सूक्ष्म शरीर में उसके विचार सारे रहते हैं, जो विचार एनर्जी उसके साथ जाती है, और कारण शरीर में उसके संस्कार रहते हैं। तो ये सारी चीज़ें उसके आगे, जो भी आगे उसका भाव होना है उसमें, ये सूक्ष्म और कारण शरीर साथ में जाते हैं। अब हम देखेंगे सूक्ष्म शरीर। तो सूक्ष्म शरीर ये एक उपनिषद के हिसाब से ये कहा गया है कि स्थूल शरीर के बिल्कुल नीचे ही सूक्ष्म शरीर रहता है। और ये जो सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर में 17 तत्व रहते हैं। स्थूल में 19 बताए थे, सूक्ष्म में 17 बताए हैं। तो इनमें जैसे कर्मेंद्रिय हैं, ज्ञानेंद्रिय हैं, इनका सूक्ष्म रूप रहता है। और मन और बुद्धि, ये 17 तत्व मिलके सूक्ष्म शरीर को बनाते हैं। तो इसमें पूरा एनर्जी लेवल पर काम होता है और जितनी भी तरह की एनर्जी होती है, वो सूक्ष्म शरीर के अंदर ही होती है। और ऐसा माना जाता है कि जब मृत्यु होती है तो ये स्थूल शरीर जो होता है, जो कि अनाज, मिट्टी, पानी से बना हुआ है, या जो हड्डी, मांस, मज्जा से बना हुआ है, वह समाप्त हो जाता है, नष्ट हो जाता है। लेकिन जो विचार, संवेदनाएं, वाइब्रेशंस जो रहते हैं, वो यथावत बने रहते हैं, वो नष्ट नहीं होते हैं। और वो फिर अगली यात्रा पर आगे की ओर निकल जाता है। तो ये जहां भी नया जन्म लेता है तो अपने सूक्ष्म और कारण शरीर के साथ ही जन्म लेता है। ज्यादातर ये जो सूक्ष्म शरीर है, इसका अनुभव जो हमने अभी एकदम स्टार्टिंग में चेतना की 4 अवस्थाएं पढ़ी थी, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तुर्य। तो जागृत अवस्था में जब तक व्यक्ति रहता है तब तक ये सूक्ष्म शरीर का अनुभव उसे नहीं होता है। लेकिन जब वो स्वप्न अवस्था में होता है तो इस चीज का अनुभव, इस सूक्ष्म शरीर का अनुभव उसको कई बार होने लगता है। और अक्सर जो हम सपने में अगर स्वयं को देखते हैं तो वो अक्सर हमारा सूक्ष्म शरीर ही होता है। और इसके जो निर्माण है, वो 5 ज्ञानेंद्रिय, नाक, कान, आंख, जीभ और त्वचा, इन चारों का जो सूक्ष्म रूप है, वो मिलके सूक्ष्म शरीर बनाता है। 5 कर्मेंद्रियों के सूक्ष्म रूप, प्राण मतलब एनर्जी, और मन, बुद्धि। तो ऐसे ये पूरे 17 तत्व मिलकर सूक्ष्म शरीर का निर्माण करते हैं। सूक्ष्म शरीर में 3 कोशों का समावेश होता है। वो होते हैं प्राणमय, जहाँ पूरे हमारे प्राण होते हैं, प्राणिक एनर्जी होती है। फिर मनोमय, जहाँ हमारे पूरे मन और विचार होते हैं। और लास्ट में विज्ञानमय, जहाँ पर बुद्धि होती है। तो ये इन तीनों कोशों को मिलके ये सूक्ष्म शरीर बनता है। और ये शरीर पूरी तरह से ऊर्जा का शरीर है। और इसी के कारण जो स्थूल शरीर है वो जीवित रहता है, या वो चल पाता है, या कोई भी एक्शन कर पाता है। और ऐसा माना जाता है कि ये जो सूक्ष्म शरीर है, ये कुछ ही सेकंड में कितनी भी लंबी ट्रेवल कर सकता है। इस शरीर को तेजस शरीर या ऑरा भी कहा जाता है। और इन दोनों का जो संबंध है वो आध्यात्मिक है। ऑरा के बारे में आप लोग ने काफी सुना होगा। और अभी वर्तमान में तो एक कीलियोग्राफी कैमरा नामक कैमरा आता है, जिससे किसी भी व्यक्ति के ऑरा का पिक्चर लिया जा सकता है। और प्रेजेंट में ये मेडिकल साइंस बहुत सारे रिसर्च कर रहा है, क्योंकि ऐसा कहते हैं कि जहाँ कहीं भी शरीर में बीमारी आने वाली होती है, तो उसके काफी महीनों पहले से वहाँ का ऑरा डल और उसकी डेंसिटी कम होने लगती है। तो ये बहुत रिसर्च चल रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑरा को एनालिसिस करके बताते हैं कि कब क्या होने वाला है। और रिसर्च का विषय मेन ये है कि बीमारी आने के पहले ही उसका पता लग जाए और पहले ही उसका ट्रीटमेंट कर दिया जाए, जिससे वो बीमारी आए ही नहीं।
तो इस तरह से इस पर काफ़ी रिसर्च चल रहे हैं। अब ये जो अ, शरीर है, जैसे स्थूल शरीर है, तो उसको हम स्वस्थ कैसे रख सकते हैं? आहार, पोषण या कोई बहुत प्रॉब्लम हो गई तो शल्य क्रिया, सर्जरी, तो इस तरह उसको हम शक्तिशाली स्वस्थ बना सकते हैं। वैसे ही जो सूक्ष्म शरीर होता है, ये स्वभाव और संस्कारों की शुद्धि से विचार शुद्ध होते हैं। जैसा हमारा स्वाध्याय होगा, जैसा हमारा संग होगा, जिस तरह का हम सोचेंगे, जिस तरह का हम पढ़ेंगे, उन सब चीज़ों से ही हमारे विचारों का जन्म होता है। और जिस तरह के विचारों का जन्म होता है, उस तरह का सूक्ष्म शरीर बनता है। यदि हम पॉजिटिव सब कुछ कर रहे हैं, तो हमारा सूक्ष्म शरीर भी बहुत स्ट्रांग और पॉजिटिव होगा और धीरे-धीरे और अधिक परिमार्जित होकर इसकी जो चेतना का लेवल है, इसका जो कॉन्शसनेस है, वो ऊपर बढ़ता जाएगा। अब ये बहुत सारे साइंटिस्ट हैं, जिन्होंने इस पर काफ़ी काम किया है। जैसे कि आइज़ैक न्यूटन ने बताया कि जो एनर्जी है, उसको परिवर्तित किया जा सकता है। एक फ़ॉर्म से दूसरे फ़ॉर्म में उसको चेंज किया जा सकता है। जैसे जो लाइट एनर्जी है, उसको साउंड में, साउंड है उसको मैग्नेटिक में, तो उस तरह से ये जो चेंज है एनर्जी के, ये सिद्ध करते हैं कि सूक्ष्म शरीर कहीं न कहीं है और ये एनर्जी का जो शरीर है, इस विचार को उन्होंने ये जो एनर्जी ट्रांसफ़ॉर्मेशन है, इसके साथ जोड़ा। हालाँकि इसका बाद में कोई बहुत अधिक डिटेल नहीं मिलता है, एक स्टार्टिंग शॉट ही मिलता है। इसके बाद ये फ्रांच एंटोरमेस, इन्होंने भी काफ़ी जो न्यूटन ने जो सिद्धांतों पर काम किया था, उस पर आगे बहुत सारे काम किए और इस पर जो सूक्ष्म शरीर है, इसके बारे में बहुत सारे रिसर्च किए। ये सारे नेट पर अवेलेबल मिलते हैं और इन्होंने इस सूक्ष्म शरीर की पुष्टि की कि मानव में एक ऐसा सूक्ष्म शरीर पाया जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं कारण शरीर। अब जो कारण शरीर होता है, इसमें क्या-क्या होती है, जो हमारी आस्थाएँ होती हैं, मान्यताएँ होती हैं, आकांक्षाएँ होती हैं, जो संस्कार होते हैं, वो सब मिलके कारण शरीर का निर्माण करते हैं। मतलब जो हमारे भाव और संवेदना होती हैं, उन सारे को मिला के कारण शरीर बनता है। अब चूँकि जहाँ भाव और संवेदना होंगी, वहाँ पर अहंकार भी होगा और अविद्या भी होगी। तो ये दोनों का भी कुछ न कुछ रूप से हम कारण शरीर में इनकी प्रेज़ेंस रहती है और जब तक अहंकार और अविद्या की प्रेज़ेंस कारण शरीर में रहती है, तब तक जो मानव चेतना है या मानव आत्मा है, वो शुद्ध अवस्था को प्राप्त नहीं होती है। और ये जो आत्मा है, इस पर ऐसा बोलते हैं कि अहंकार और अविद्या का आवरण पड़ा रहता है, जिससे ये अपनी जो प्राकृतिक इसका जो रूप है, उसको वो भूली रहती है और इस जगत में उलझी रहती है। तो जो आत्मा होती है, वो तब तक नहीं अपनी प्योर कॉन्शसनेस या शुद्ध परम चेतना को प्राप्त कर सकती है, जब तक कि ये अहंकार और अविद्या का आवरण जो है, उसमें से हटा ना दिया जाए। और वही हटाने के लिए हम बहुत सारे तरीके जो है इस्तेमाल करते हैं, अलग-अलग धर्मों में, अलग-अलग प्रथाओं में, अलग-अलग तरह के तरीके उपयोग करते हैं, लेकिन सबका एक अंतिम लक्ष्य क्या होता है कि इस आत्मा के ऊपर पड़े हुए अविद्या और अहंकार के जो अहंकार का जो आवरण है, उसको हटाना और आत्मा को अपनी अ, जो प्राकृतिक अवस्था है, उसमें लेके आना। आत्मा कारण शरीर में पाई जाती है और यहाँ पर इसकी जो अभिव्यक्ति अवस्था है, वो सुषुप्ति होता है और इस समय बुद्धि और संपूर्ण वृत्तियां लीन हो जाती हैं और शरीर संपूर्ण सूक्ष्म शरीर में व्याप्त हो जाता है। इसकी आकृति जो सूक्ष्म शरीर की जैसे ही इसकी आकृति होती है, बस साइज उसका छोटा होता जाता है और
इस शरीर के चेतना की अवस्था को यदि हम समर्थ कर सकें, उन्नत कर सकें या बढ़ा सकें, तो चेतना को इतना उच्चगामी बना सकते हैं, उसकी समर्थ को इतना ऊपर बना सकते हैं कि मनुष्य भी देव बनने की स्थिति को प्राप्त कर सकता है। लेकिन ज्यादातर मनुष्यों में ये अविकसित रूप से रहती है और निम्नतम स्तर पर रहती है। तो जैसे-जैसे वो बहुत सारे साधनों का उपयोग करके अपनी चेतना को उन्नत बनाता है, ऊर्ध्वगामी बनाता है, वैसे-वैसे उसमें देवत्व के गुण आने लगते हैं और एक दिन वो परम चेतना को प्राप्त करता है, जो उसके जीवन का अंतिम लक्ष्य है। यहाँ पर कुछ ऐसे एग्जाम्पल दिए हैं कारण शरीर का, जिसे कहा गया है कि चेतना से प्रतिबिंबित सत्व चित्त, जिसमें अहंकार बीज रूप में छिपा हुआ है, अपने कार्य को बंद किए रहता है, जिसकी संज्ञा अस्मिता है, यही कारण शरीर है। तो ये जो अहंकार और अविद्या का जो प्रभाव है, वो इस संपूर्ण कारण शरीर में अम, व्याप्त रहता है, और जब तक ये व्याप्त रहता है तब तक कारण शरीर में मानव चेतना की अवस्था अविकसित होती है और एक निम्नतम स्थिति में होती है या निम्नतम अवस्था में होती है। लेकिन जैसे जैसे मानव, चूंकि मानव में ये एक अ, मानव में सक्षम है या मानव में समर्थ है कि वो अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बना सकता है, तो यदि वो ऐसे साधनों का उपयोग करता है और चेतना को ऊपर उठाता है, तो वो चेतना की शुद्ध अवस्था को प्राप्त कर लेता है। कारण शरीर का जो परिमार्जन है या विकास है, ये मोस्टली बोला जाता है कि भक्ति योग के अभ्यास से होता है, कि जितना साधक अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है, अपने हर कर्म को ईश्वर के प्रति समर्पित कर देता है और निष्काम योगी हो जाता है, स्थित प्रज्ञ हो जाता है, उतना उसके कारण शरीर का परिमार्जन होने लगता है और उसकी चेतना ऊर्ध्वगामी होके अपने शुद्ध स्वरूप को प्राप्त करने लगती है। तो इस तरह से ये त्रिशरीर का वर्णन है, जो यहाँ पर समाप्त होता है। अब इससे रिलेटेड आप लोगों के कोई क्वेश्चन है तो आप लोग कर सकते हैं। मैम सूर्य का क्या मीनिंग है? तूर्य शुद्ध शुद्ध परम शुद्ध चेतना अवस्था तूर्य अवस्था कहलाती है ना, क्योंकि जागृत चेतना की चार अवस्थाएं होती हैं: जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति और तूर्या। तो कारण शरीर तक वो किस में आ जाता है? सुषुप्ति अवस्था में। और जब यहाँ अपनी चेतना को ऊर्ध्वगामी बना के वो शुद्ध बनाता है तो तूर्य अवस्था। मैम आपने बुद्धि और मन और अहंकार बोला, उससे चित्त बनता है, तो चित्त क्या हुआ और मन क्या हुआ? एक्चुअली ये दो चीजों में लिया जाता है। कई में ये लिया जाता है कि मन और चित्त अलग अलग है। मन वो है जहां पर विचार उठते हैं, जो हो सकता है समसामयिक भी हो सकते हैं या कुछ समय पुराने भी हो सकते हैं या आने वाले भविष्य के भी हो सकते हैं। और चित्त वो है कि जहां पर संस्कार रहते हैं। जब विचार बहुत पक जाते हैं तो वो संस्कार में कन्वर्ट हो जाते हैं। ठीक है, इसको हम एक एग्जाम्पल से ऐसे ले सकते हैं कि जैसे सपोज मान लीजिए सुबह उठते ही हमको चाय दी जाती है। तो जब स्टार्टिंग में अगर वो दी जाती है तो वो विचार होते हैं सिर्फ, कि हमको एक विचार उठता है कि चाय पीना है। लेकिन जब वो कंटिन्यूएशन में लंबे समय तक वो प्रक्रिया चलती है, तो वो संस्कार बन जाता है कि जैसे ही हम उठते हैं तो हमको इतनी तेज तलब लगती है कि उसके बिना लगता है कि अब आगे कैसे मेंटेन होगा। ठीक है? या जैसे हम गाड़ी चलाना सीखते हैं, तो जब हम स्टार्टिंग में सीखते हैं तो बहुत अलर्ट रहते हैं 2-3 महीने, कि कब ब्रेक दबाना है, कब हमको स्पीड बढ़ाना है, कब गियर चेंज करना है। लेकिन जब हम वो करीब 6-8 महीने चला चुके होते हैं,
तो हमारे रिफ्लेक्स एक्शन इतने अच्छे क्रिएट हो जाते हैं कि अगर कोई सामने आए तब हमको ये नहीं सोचना पड़ेगा कि हमको ब्रेक दबाना है। ऑटोमेटिक आपका जो पैर है वो ब्रेक को पुश कर देगा। तो विचार मतलब क्या? विचार कोई भी आपका जो एक्शन होता है उसकी नींव होता है। कोई भी जो फिजिकल एक्शन है, जैसे अगर आपको मान लीजिए प्यास लगी, पानी पीना, तो भी पहले विचार आएगा कि पानी पीना है, तब आप उठेंगे, ग्लास भरेंगे और पानी लेके पानी पिएंगे। तो हर भौतिक चीज की जो नींव होती है वो विचार होता है। और जब वो विचार लंबे समय तक चलता है और आपकी बॉडी में रिफ्लेक्स एक्शन क्रिएट कर देता है, तब वो संस्कार बन जाता है। तो ऐसा कहा जाता है कि विचार मन क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं और संस्कार चित्त क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं, लेकिन इन दोनों में बहुत बहुत मान्यूट सा ही अंतर है। तो कई जगह ऐसा भी माना जाता है कि मन, बुद्धि, अहंकार ये मिला के चित्त बनाते हैं। ठीक है। मैम जो ये सप्त धातु हैं, ये है मज्जा, अस्थि, मेद, रक्त, शुष्क और त्वचा। ये तो 6 ही हुए, फिर 7वां कौन सा था मैम? आपने कोई छोड़ दिया होगा एक। मज्जा, अस्थि, मेद। हाँ, एक इसमें कोई छूट रहा है ना। अच्छा, रक्त, रक्त भी है। शुष्क और त्वचा आपने 6 ही बताए थे, तो फिर हाँ, 7वां कोई सही एक है। छूट रहा है। मैं इसको देख के आपको बता दूंगी ना कि कौन सा एक छूट रहा है, ओके क्योंकि ये मैम। साथ ही होते हैं, है ना। और ये आयुर्वेद में ये बड़े, अब चूंकि आयुर्वेद से हम कनेक्ट बहुत नहीं है इसलिए वो बाय हार्ट नहीं है, है ना। अगर शायद योग का होता कि पंचकोश होते तो तुरंत हो जाता। तो ये वैसे नेट पे भी मिल जाएगा, लेकिन ऑब्वियसली इसमें कोई भी धातु है क्या? मैम वीर्य, वीर्य भी धातु होते हैं क्या? वो शुक्र के रूप में ले लिया है यहाँ पर, हाँ तो हाँ है ठीक ना। है। कोई एक है, वो हम देख के हम बता देंगे नेक्स्ट क्लास में, है ना, कि कौन सा छूटा हुआ है। और कोई क्वेश्चन? मैम सेमिनार के टॉपिक्स कब तक देंगे आप? इस चीज के सेमिनार के लिए जो हमें पेपर प्रेजेंट करना है। हाँ, मोस्ट प्रोबेबली आज रात रात तक ग्रुप में आपके डल जाएंगे, है ना। तो आप उसको, वैसे मैं आप लोग को एक बार पढ़ के बता देती हूँ, तो आप लोग चाहें तो नोट कर लें, फिर ग्रुप में जब भी डलेंगे। देखिए, इसका फर्स्ट टॉपिक है वर्तमान अनियंत्रित और अनियमित जीवन शैली के दुष्प्रभाव दुष्प्रवाह एवं उनका योग समाधान। मैम एक बार और बता दीजिए। वर्तमान अनियंत्रित और अनियमित जीवन शैली के दुष्प्रवाह एवं उनका योग समाधान। दुष्प्रभाव। थैंक यू मैम। सेकंड है मानसिक स्वास्थ्य में योग की उपादेयता। मानसिक स्वास्थ्य में योग की उपादेयता। थर्ड है मोटापा पर नियंत्रण के लिए योग। फोर्थ है संपूर्ण स्वास्थ्य के लिए योग। और हिंदी का लास्ट है मधुमेह मतलब डायबिटीज नियंत्रण में योग की उपयोगिता। मधुमेह नियंत्रण में योग की उपयोगिता। ठीक है। और इंग्लिश वाले अभी प्रेजेंट में इसमें है नहीं, वो भी 5 हैं। तो उसमें भी कुछ इसी टाइप के हैं कि इम्पैक्ट ऑफ
योग इन मेंटल हेल्थ, रोल ऑफ मेडिटेशन ऑफ फॉर मेंटल डिसऑर्डर, इसी टाइप के। तो ये मैं आपको डाल दूंगी, ये पूरे नहीं है अभी, 3-4 तो हैं, आप 3-4 चाहें तो लिख लें। देखिए, एक तो उसमें जो साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर के ट्रीटमेंट में जो रोल होता है योग का, उसका एग्जैक्ट टॉपिक का क्या नाम है वो मेरे पास नहीं है, बट उसका यही है कि साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में योग की क्या उपयोगिता होती है ना। और रोल ऑफ मेडिटेशन और मेंटल डिसऑर्डर, इम्पैक्ट ऑफ योगा इन मेंटल हेल्थ। बाकी के 3 एग्जैक्ट मैं आपको और दे दूंगी। ये 2 तो आपने लिख लिए, मतलब 7 टॉपिक आपके हो पास हो गए हैं। 3 जो नहीं है वो मैं आपके डाल दूंगी, ठीक है, ग्रुप में। थैंक यू। तो मैम जो मैम सेमिनार में आ रहे हैं उनको यही है ये टॉपिक? सभी को करना है इस पर पेपर प्रेजेंट, कंपलसरी है। और जो आ सकते हैं वो बहुत अच्छी बात है, और जिनके पेपर सिलेक्ट होंगे कि मान लीजिए बहुत ही अच्छा लिखा है, पेपर सिलेक्ट हो गए, तो फिर वो लोग तो कोशिश करें कि आए ही, क्योंकि खुद पढ़ें तो बेटर होगा, है ना। और मैम कोई भी एक टॉपिक पे लिखना है ना, इतना कोई जो भी टॉपिक मिला है इनमें से एक। कोई भी और आराम ध्यान योग से कनेक्ट करके कर सकते हैं ना, बिल्कुल आराम ध्यान योग से भी। हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं, अच्छा, ठीक है। तो जिनको इनमें से ही मिल जाता है, जैसे मैम संपूर्ण बता दीजिए मैम, स्वास्थ्य है। हाँ, अनियंत्रित एवं अनियमित जीवन शैली के दुष्प्रभाव एवं योग की फर्स्ट जो था, एक बार मैं रिपीट कर बंद कर दिया, अब मैं दीजिए। डाल दूंगी इसमें ग्रुप में ना, ठीक है। तो मैंने मैम बंद और कर दिया। मैम 6-7 पेज तक लिखना है, उतने ही लिखने हैं ना, 6-7 हाँ, पेज। 6 से 8 पेज का एक स्टैंडर्ड पेपर माना जाता है, लगभग 5000 वर्ड का, तो बस उतना ही आप लिखें, उससे ज्यादा नहीं। और मैम वगैरह भी लगा सकते तो अच्छा है, अगर लगा सके फोटो वगैरह, क्या चीज? हाँ, बिल्कुल पिक्चर वगैरह। हाँ, अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल। मैम प्रैक्टिकल फाइल के अंदर जो हमें अरहम ध्यान के अंदर, मेडिटेशन के अंदर जो हमें लिखना है अरहम ध्यान योग, तो मैम उसके अंदर एक मेडिटेशन लिखनी है ना हमें अरहम ध्यान की? प्रैक्टिकल में पर्टिकुलर अरहम ध्यान योग है क्या आपके? उसके अंदर मैम टॉपिक तो नहीं है, लेकिन ये बोला था कि एक मतलब अरहम ध्यान योग भी लिखना है, आपने बताया था मैम, या हाँ, तो नहीं लिखना? उसमें उसमें आप जो है ना हाँ कोई भी एक लिख सकते हो। मैम, बस महाराष्ट्र की कोई मतलब मेडिटेशन लिख सकते हैं जो उन्होंने कराई है? हाँ, बिल्कुल, कोई भी एक जो आप जो आपको ऐसा लगता है ना कि इस जो अभी प्रेजेंट सिनेरियो है उसमें वो बहुत यूजफुल ओके मैम, ओके है ना, तो वो ओके, आप लिख लें, ठीक है मैम, ठीक ठीक मैम है। ये रिसर्च, ये जो पेपर वर्क है इसमें भी रेफरेंसेस देने जरूरी रहेंगे क्या? हाँ, पेपर वर्क का ही मतलब होता है कि रेफरेंसेस, विदाउट रेफरेंसेस नहीं माना जाता, क्योंकि आप जो भी बोल रहे हैं आपको वो प्रूव भी करना है। ठीक है ये मैम। टॉपिक्स मैंने डाल दिए हैं, ठीक है ना। तो इसमें से ग्रुप में मैम से आप लोग देख लीजिएगा। जैसे कि है ना, जैसे मैंने जिन जिन लोगों को करवाया तो उनकी जीवन शैली खराब थी, तो उन्होंने फिर अरहम योग किया तो उनको जो फायदा हुआ, तो उनके नाम दे करके इस तरह से भी कर सकते हैं, जो हम लोगों ने प्रैक्टिकल